तो आज के डे 3 सेशन में हम लोग व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस, ये 5 टॉपिक्स हम लोग कवर अप करने वाले हैं। फाइन। 25 क्वेश्चंस में से 10-11 क्वेश्चंस अप्रॉक्स आपके पीवाईक्यूज हैं, बाकी 14 क्वेश्चंस मैंने प्रैक्टिस क्वेश्चंस रखे हैं सो दैट आपकी बेटर प्रैक्टिस हो जाए। थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल अच्छा ही रखा है उनका। ओके, ठीक है। चलो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। आप व्हाट यू हैव टू डू, आपको अपना स्कोर कमेंट करके बताना होगा कि कितना आपका स्कोर रहा आउट ऑफ 25। ठीक है, और अपना फीडबैक दो कि कैसे क्वेश्चंस हैं, कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चंस और लाने की ज़रूरत है, क्या करना है आप बताओ। ओके फाइन। चलो क्वेश्चन 1 की बात करते हैं। प्रैक्टिस क्वेश्चन है, ऑन यूजिंग रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड ऑन एन एसेट ऑफ ₹20,000 एट द रेट ऑफ 10% पर एनम, डेप्रीशिएशन बताना है आपको थर्ड ईयर का। ठीक है, आप वीडियो पॉज करो, पॉज द वीडियो एंड लेट मी नो द करेक्ट आंसर। ठीक है, तब तक मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। फाइन। तो डेप्रीशिएशन हमें बताना है थर्ड ईयर का। ठीक है, थर्ड ईयर का डेप्रीशिएशन बताना है एज पर द रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, मतलब डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, मतलब रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। ये अलग अलग नेम हो सकते हैं बट मेथड मीन सेम ही रहता है, जिसमें हम डिमिनिशिंग बैलेंस के बेसिस पर, रिड्यूसिंग बैलेंस के बेसिस पर डेप्रीशिएशन लगाते हैं। सर कैसे? देखो 20,000 है, 10% डेप्रीशिएशन फर्स्ट ईयर में कितना लगेगा? 2,000। फाइन, 20 का 10% सीधा सीधा। सेकंड बात करें, सेकंड ईयर में अब जो डेप्रीशिएशन लगेगा वो लगेगा 18,000 पर। सर 18,000 कहाँ से आया? बिकॉज 2,000 जो है वो ऑलरेडी डेप्रीशिएशन लग करके मशीन की वैल्यू कम हो चुकी है, तो रिड्यूस्ड बैलेंस कितना बना? 18,000। तो नाउ 18,000 का 10% विल बी चार्ज एज डेप्रीशिएशन इन द सेकेंड ईयर। ठीक है, वो कितना होगा? 1800। सिमिलरली थर्ड ईयर में कितना होगा? देखो 18,000 में से 1800 हम और माइनस कर देंगे, we will get 16,200 as the value of machinery। ठीक है, as per the WDV method, DBM method और reducing balance method। ओके, तो इसका 10% कितना हो जाएगा आपका? 16,200 का 1620। सिंपल। ठीक है, तो कितना आंसर हो जाएगा हमारा? 1620। दैट इज ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। परफेक्ट। ठीक है, नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। होप सो आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर मैच करा होगा। सेकंड क्वेश्चन पीवाईक्यू है, 2025 में पूछा गया था एग्जामिनर के थ्रू। क्या बोल रहे हैं देखो, इन विच अकाउंट द एंट्री इज मेड फॉर नॉन रिसीवेबल एंड डाउटफुल डेट्स, मतलब वो पैसा जो डेटर्स से हमें नहीं मिला, राइट। ठीक है, या जिनमें हमें मिलने में डाउट है। क्लियर हो गया? ठीक है, तो उसको हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, कहाँ पर उसकी एंट्री जो है वो हम पास करेंगे? तो आप बताओ मुझे फटाफट से। सिंपल सा क्वेश्चन है, 5 सेकेंड्स का टाइम आपके लिए इनफ होना चाहिए, है ना। व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? ऑप्शन ए, डेबिट साइड ऑफ पी एंड एल अकाउंट, क्योंकि जितना भी लॉसेज होते हैं ना हमारे, वो पी एंड एल अकाउंट में रिकॉर्ड होते हैं। फाइन, ठीक है, ट्रेडिंग का तो मतलब ही नहीं होता। और क्रेडिट साइड में पी एंड एल के हम लोग क्या रिकॉर्ड करते हैं? आपका इनकम एंड गेन्स, यू कैन से। सिंपल। फाइन, ठीक है, चलो होप सो ये आंसर भी आपका करेक्ट हुआ होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, अगेन एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है। ठीक है, देखो क्या बोल रहा है। 5 years ago an old machine was purchased for ₹1 lakh and 10,000 was paid on its repairing charges। एक मशीन खरीदी जिसकी कॉस्ट कितनी थी? 1 लाख, और 10,000 रुपये हमने रिपेयरिंग चार्जेस पे किए। फाइन, ठीक हो गया भाई। देयर आर ऑल्सो एक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन ऑफ 50,000। एक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन कितना है उस पर? 50,000 डेप्रीशिएशन है मशीन पर। फाइन, ठीक है। एट द बिगिनिंग ऑफ 6th ईयर इट वॉज सोल्ड फॉर 60,000। इसी मशीन को अगले साल इस शुरुआत में 60,000 में बेच दिया गया। ठीक है, तो ये वैल्यूज हमारे पास हैं, ये सेल की है हमने। ओके, इतने की हमने परचेज करी थी और रिपेयर्स पे खर्चा हुआ और इतना डेप्रीशिएशन लगा, तो एक्चुअल वैल्यू कितनी बनी सर? 110 में से 50 माइनस करेंगे तो 60,000, है ना। ठीक है, 60,000 वैल्यू बनी। ठीक, और 60,000 में ही हमने बेच दिया, तो इट मींस नो प्रॉफिट नो लॉस। क्वेश्चन ने क्या पूछा था? प्रॉफिट और लॉस बताओ फ्रॉम दिस सेल कितना होगा? तो नो प्रॉफिट नो लॉस विल बी देयर। ठीक है, क्लियर हो गई बात? होप सो आपका आंसर ठीक होगा। आपको कुछ नहीं करना है, मैं जैसे जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते जा रहा हूं, आप वीडियो पॉज करो, आप आंसर सोचो। नहीं आ रहा या आंसर रॉन्ग गया है तो आप एक्सप्लेनेशन के थ्रू समझो। सिंपल। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। अगेन एक पीवाईक्यू है, 2023 में एग्जामिनर ने पूछा था।
क्या बोल रहा है देखो कि इफ द रिटर्न डाउन वैल्यू ऑफ एन एसेट अकॉर्डिंग टू ओल्ड मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन इज 50,000, ठीक हो गया भाई, मतलब पुराने मेथड के अकॉर्डिंगली एसेट की वैल्यू 50,000 आ रही है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, फाइन, एंड द वैल्यू रिक्वायर्ड अकॉर्डिंग टू न्यू मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन इज 55,000, मतलब कह रहा है कि अब हमें इस मेथड के अकॉर्डिंगली वैल्यू नहीं रिकॉर्ड करनी है, हमें न्यू मेथड के अकॉर्डिंगली वैल्यू रिकॉर्ड करनी है, जो कि कितनी आ रही है सर, 55,000। तो विच अकाउंट हैज टू बी क्रेडिटेड to bring the actual written down value appearing in the accounting period record to its required level, मतलब उसी लेवल पे वापस से रिकॉर्ड करने के लिए हमें कौन से अकाउंट को क्रेडिट करना होगा, ठीक है। तो इसका मतलब आपको ये बताना है कि भाई 5,000 की मशीनरी जो है वो इंक्रीज हो गई है, 5,000 से वैल्यू जो है मशीनरी की इंक्रीज हो गई है, राइट, ठीक है। तो एसेट अकाउंट डेबिट हो जाएगा, क्योंकि जब भी मशीन किसी भी फिक्स एसेट की वैल्यू इंक्रीज होती है तो हम उस एसेट को डेबिट करते हैं, एसेट अकाउंट विल बी डेबिटेड। और जब भी एसेट अकाउंट डेबिट हो रहा है, एसेट बढ़ रही है, लॉस कम हो रहा है, मतलब डेप्रीशिएशन कम हो रहा है, ठीक है, तो पी एंड एल अकाउंट आपका क्या होगा, क्रेडिट होगा। तो सो सिंपल, वो कहना चाह रहा है कि कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा, तो सर हम पी एंड एल अकाउंट को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। अंडरस्टूड, ठीक हो गई बात, कोई कंफ्यूजन यहाँ पे तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 अगेन प्रैक्टिस क्वेश्चन है, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट से रिलेटेड है बेसिकली, मतलब आप ये कह सकते हो ये एनपीओ का क्वेश्चन है, ओके। तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन्स ऑफ, वीडियो पॉज करो, बताओ इसमें से कौन सा करेक्ट आंसर है, कौन सी ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करता है, रिसीट, रिवेन्यू रिसीट्स और पेमेंट्स को ही, कैपिटल रिसीट्स और पेमेंट्स को ही। जहां पे भी ना देखो इस टाइप के क्वेश्चंस को, ऑप्शंस को बहुत ध्यान से पढ़ना, जब लिखा हो ओनली, ये क्योंकि ज्यादातर रॉन्ग होते हैं, मतलब हमेशा ही नहीं होगा, बट व्हाट आई मीन टू से कि ज्यादातर ओनली वाले रॉन्ग होते हैं, ठीक है। तो रिवेन्यू रिसीट्स, देखो रिसीट एंड पेमेंट दोनों है ना, तो सिर्फ रिवेन्यू को तो इंक्लूड करेगा नहीं, ठीक है, क्लियर। कैपिटल को भी सिर्फ इंक्लूड नहीं करेगा, सिर्फ सिर्फ की बात हो रही है, ओके। सारी रिसीट्स एंड रिलेटिंग टू द करेंट ईयर ओनली, नहीं, तो ऐसा भी कुछ नहीं होता। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सर क्या है, all receipts and payments relating to the current year, succeeding year as well as preceding year, ठीक है। रिसीट एंड पेमेंट में हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कब की रिसीट हुई है, कब की पे कर रहे हैं, बस कैश जा रहा है, पेमेंट हो रही है, रिसीव्ड हो रहा है, तो वी विल रिकॉर्ड इट, ठीक है। इससे हमें कोई मतलब नहीं कि वो प्रीवियस ईयर का हो, करेंट ईयर का हो या फिर नेक्स्ट ईयर का हो। अंडरस्टूड, ठीक है। होप सो आपको समझ में आया होगा फिफ्थ क्वेश्चन तक। स्कोर आप मेंशन करोगे कमेंट बॉक्स में, वीडियो को लाइक करना, और चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब कर लो, ओके। चलो मूविंग फॉरवर्ड टू द क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर, ये जो क्वेश्चन है 2023 में पूछा गया था एग्जामिनर के थ्रू। क्या बोल रहा है, सिंपल सा क्वेश्चन है, देखो, while preparing financial statements of a company the amount of accumulated depreciation, जो डेप्रीशिएशन का अमाउंट होता है उसको हम कहाँ पर शो करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। तो डेप्रीशिएशन हम बैलेंस शीट में ही रिकॉर्ड करेंगे, कैसे सर, हम लोग बैलेंस शीट में फिक्स एसेट की वैल्यू में से उसको सब्ट्रैक्ट करके रिकॉर्ड करते हैं डेप्रीशिएशन को, राइट। और स्टेटमेंट ऑफ इनकम, ट्रेडिंग और ये सब में तो रिकॉर्ड होता है नहीं है, सीधा सीधा आंसर हो गया बैलेंस शीट। सिंपल सा क्वेश्चन था ये। See, what the next question is saying, question number 7 प्रैक्टिस क्वेश्चन है अगेन। क्लब ने कुछ फॉलोइंग डोनेशन रिसीव किया है, आउटस्टैंडिंग एडवांस दे रखा है आपको, डोनेशन रिसीव्ड इन द ईयर वर इतना, फाइन। क्लब की डोनेशन इनकम आपको बतानी है फॉर द ईयर एंडेड 2003-4, यानी कि 31 मार्च 2004 की आपको क्लब की इनकम बतानी है, फाइन, ठीक है। तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे इसको, वीडियो पॉज करके आप आंसर करने की कोशिश करो, ठीक है। रेस्ट बाकी स्टूडेंट्स के लिए मैं बताता हूँ कैसे करना है इसको। सी, आप एक सिंपल सा फॉर्मेट ध्यान रख सकते हो, दैट इज इनकम कैलकुलेट करने के लिए फॉर द करेंट ईयर। इसी के थ्रू आप रेंट, सब्सक्रिप्शंस, ठीक है, एक्सेट्रा, सारी कैलकुलेशंस आप इसी बेसिस पे कर सकते हो, फाइन। अमाउंट जितना भी रिसीव हुआ है ड्यूरिंग द ईयर दैट इज 2,45,000, आप उसको ले लेंगे सबसे पहले, फाइन। आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर, देखो जो आउटस्टैंडिंग इस साल का एंड का अमाउंट है, मतलब अभी भी बाकी है, तो वो इसी साल की इनकम हुई, दैट शुड बी एडेड, ठीक है, बिकॉज ये हमें मिलेगी।
सॉरी, आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, वो तो पिछले साल का होगा, ठीक है, क्लियर। तो इसको हम क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, दैट इज 19,500 विल बी सब्ट्रैक्टेड, फाइन। एडवांस एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, बिगिनिंग ऑफ द ईयर में जो हमने एडवांस रिसीव कर लिया, दैट विल बी रिलेटेड टू दिस ईयर, ठीक है। और जो अभी अभी हमने एडवांस रिसीव किया वो तो अगले साल के लिए होगा, तो दैट विल बी सब्ट्रैक्टेड, फाइन। इस सारा कैलकुलेशन करने के बाद यू विल गेट द फाइनल आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर ई, 2,54,300। अंडरस्टूड, होप सो क्लियर होगा ये क्वेश्चन और आपका भी आंसर सही होगा, फाइन। मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। अगेन एक PYQ बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है, 2020 में एग्जामिनर ने पूछा था, ऑन डिसऑनर अ प्रोमिजरी नोट डज नॉट रिक्वायर। अब डिसऑनर हो गया तो प्रोमिजरी नोट को क्या नहीं करना पड़ेगा, ठीक है, नोटिंग होगी जरूर, डिस्काउंटिंग से मतलब नहीं है, नन ऑफ द अबव से फिर तो गलत ही हो गया क्वेश्चन ही, है ना, ठीक है। तो एक्सेप्टिंग नहीं होगी, जब डिसऑनर हो गया तो एक्सेप्ट क्या करेगा आप चीज को, ठीक है, डिसऑनर के केस में एक्सेप्टिंग नहीं होती है, अंडरस्टूड। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, एक्सेप्टेंस का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है प्रोमिजरी नोट के केस में, ठीक है, तो बी विल बी द करेक्ट आंसर। मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। अगेन एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है, वीडियो पॉज करके आंसर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो इफ सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर इज ₹4460, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड ऑफ द ईयर 290 दे रखा है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर 90 दे रखा है, एडवांस सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड फॉर द नेक्स्ट ईयर 160 दे रखा है। You have to calculate the amount of subscription to be shown in the income and expenditure account. Means आपको current year का subscription calculate करके देना है, ठीक है। तो अभी मैंने आपको बताया सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड आपके पास है 4460, ठीक है। आप उसमें क्या करेंगे, जो भी आपका आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है एट द एंड ऑफ द ईयर का, पहले इसको इरेज कर देते हैं सो दैट क्लियरली विजिबल हो जाए। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड ऑफ द ईयर कितना है, 290, इसको हम ऐड कर लेंगे बिकॉज ये हमारा इसी से रिलेटेड है, तो इट विल बिकम कितना, 4750, फाइन। नेक्स्ट बोल रहा है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, है ना, इसको हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, है ना, क्योंकि ये हमारा इस साल से रिलेटेड का नहीं है, इट विल बी 4660। ओ था यहाँ पर सॉल्यूशन, ठीक है, चलो यहाँ पे है ना, विजिबल है, यहीं से देख लो, ठीक। 4460, उसमें 290 हम ऐड कर देंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड ऑफ द ईयर, और बिगनिंग में हम माइनस कर देंगे 90 को, ठीक है। और सब्सक्रिप्शन एडवांस फॉर द नेक्स्ट ईयर, अब ये तो अगले साल से रिलेटेड इनकम हुई, तो दिस विल बी सब्ट्रैक्टेड, ठीक है। तो हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अमाउंट में, अकाउंट में कितना अमाउंट शो करेंगे, दैट इज 4500, क्लियर, ठीक है। मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10। PYQ है अगेन 2020 का, ठीक है। क्या बोल रहा है, द एक्सपेंसेस ऑन द डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। जब ट्रेडिंग अकाउंट की हम बात करते हैं, ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट की जब हम बात करते हैं तो हम डेबिट साइड में कौन से खर्चे शो करते हैं, दैट द क्वेश्चन इज आस्किंग, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं, एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस, परचेजिंग एक्सपेंसेस, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस। देखो आप लोग को याद होगा जब हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं तो हम यहाँ पर टू परचेज, बाय सेल्स, है ना, टू ओपनिंग स्टॉक, बाय क्लोजिंग स्टॉक, और टू आपका कैरेज इनवर्ड, राइट इनवर्ड, ऑक्ट्रॉय इनवर्ड, इनवर्ड वाले सारे खर्चे लिखते हैं हम। इनवर्ड मतलब परचेज करते समय हम जो भी खर्चा बियर कर रहे हैं, तो बेसिकली परचेजिंग एक्सपेंसेस विल बी रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, अंडरस्टूड, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, अगेन एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है बट कई बार कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है, दैट्स व्हाई आई हैव इंक्लूडेड इन दिस सेशन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मूला इज करेक्ट टू कैलकुलेट प्रोविजन ऑन डेटर्स टू बी ट्रांसफर्ड टू P&L अकाउंट, ठीक है। जब हम प्रोविजन ऑन डेटर्स की बात करते हैं या फिर प्रोविजन का ट्रीटमेंट जब हम करते हैं तो बेसिकली किस टाइप का कैलकुलेशन करेक्ट कंसिडर किया जाएगा, दैट द क्वेश्चन इज आस्किंग। देखो सबसे पहले तो आपके जो बैड डेट्स हो गए हैं वो आप रिकॉर्ड करोगे, ठीक है, तो बैड डेट्स दो ऑप्शंस में है। फिर न्यू प्रोविजन रिकॉर्ड होगा, अगर न्यू बैड डेट्स हैं तो वो भी रिकॉर्ड होंगे, ठीक है।
तो सी ऑप्शन करेक्ट बनेगा, बिकॉज पहले न्यू बैड डेब्ट्स भी हो सकते हैं, न्यू प्रोविजन तो रिकॉर्ड होगा ही होगा, और जब न्यू प्रोविजन क्रिएट हो चुका है तो हम ओल्ड प्रोविजन को सबट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। बैड डेट्स मतलब क्या होता है, जो पैसा हमारा डूब गया है डेटर्स से, जो हमें वापस नहीं मिलेगा। न्यू बैड डेट्स, जो ये हमारे ओल्ड बैड डेट्स हैं जो ऑलरेडी क्रिएटेड है। न्यू बैड डेट्स मतलब जो और नए बैड डेट्स क्रिएट हो गए, सिंपल कह सकते हो। न्यू प्रोविजन मतलब हमने न्यू एस्टिमेट कर लिया कितने का हमारा नुकसान होगा, न्यू एस्टिमेशन कर लिया डेटर्स का, फाइन। उसमें अब जब न्यू एस्टिमेशन जब हम कर चुके हैं तो हमें ओल्ड प्रोविजन को रिमूव कर देना चाहिए, तो इसको हम डिडक्ट कर देते हैं, तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। क्लियर हो गई बात। मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 12, पीवाईक्यू है 2020 का। इन फाइनल अकाउंट्स एबनॉर्मल लॉस ऑफ स्टॉक मतलब सर लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, ठीक है, ये कह सकते हो आप। इसको आप कहाँ रिकॉर्ड करते हो, ट्रेडिंग अकाउंट में, P&L अकाउंट में, दोनों में, या बैलेंस शीट में। देखो ये जो चीज है ना दोनों में रिकॉर्ड होगी, सर कैसे, ठीक है। तो आप इसको दोनों में रिकॉर्ड करेंगे, दैट इज एबनॉर्मल लॉस ट्रेडिंग अकाउंट में भी रिकॉर्ड होगा और P&L अकाउंट में भी रिकॉर्ड होगा, ठीक है, क्लियर। और डिपेंड करता है आपका इंश्योरेंस का ट्रीटमेंट एंड ऑल, तो उसको हम इग्नोर कर रहे हैं यहाँ पर, सिंपल हमें रिकॉर्ड करना है यहाँ पर दोनों अकाउंट्स में, दैट इज ट्रेडिंग अकाउंट एंड P&L अकाउंट। क्लियर हो गई बात, ठीक है। मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, अगेन एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है रिलेटेड टू मैनेजर्स कमीशन। मैनेजर्स कमीशन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है, कई बार एग्जामिनर इसमें क्वेश्चन इंक्लूड कर लेता है आपके उसमें, तो ध्यान से समझ लो इसको। मैनेजर्स कमीशन इज गिवन एट द रेट ऑफ 10% ऑन द प्रॉफिट्स आफ्टर गिविंग कमीशन टू हिम, ठीक है, आफ्टर गिविंग कमीशन बोल रहा है, ओके, आफ्टर चार्जिंग कमीशन यानी कि, तो इफ द प्रॉफिट बिफोर गिविंग कमीशन इज इतना, देन पेबल कमीशन विल बी कितना, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो बेसिकली मैनेजर्स कमीशन आपको कैलकुलेट करना है, प्रॉफिट आपको गिवन है, तो मैनेजर्स कमीशन आप कैसे कैलकुलेट करोगे, प्रॉफिट आपके पास जो भी है इनटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट, सिंपल। इस केस में जब आपको क्या गिवन हो, यहां पर क्या कैलकुलेट करने को बोला जाए, कहां गया, आफ्टर गिविंग कमीशन, मैनेजर्स कमीशन आफ्टर गिविंग कमीशन आपको बोला जाए, ठीक है। और अगर बिफोर चार्जिंग कमीशन होगा तो देन इन दैट केस आप सिंपली प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन 100 कर लोगे, ठीक है। आई एम रिपीटिंग अगेन, बिफोर चार्जिंग कमीशन होगा तो सिंपली प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन 100 यू कैन डू एंड यू विल गेट द आंसर ऑफ मैनेजर्स कमीशन, ठीक है। तो प्रॉफिट हमें कितना गिवन है 1,54,000, रेट हमारे पास है 10 अपॉन 110 हो जाएगा, तो 11 मुझे 11 11 4 जो 44, you will get 14,000 फाइनल आंसर, ऑप्शन ए, क्लियर, फाइन। मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, अगेन पीवाईक्यू है। आपको ओपनिंग कैपिटल गिवन है, क्लोजिंग कैपिटल गिवन है, और विड्रॉवल यानी कि ड्राइंग गिवन है, दिस इज ड्राइंग, है ना, और फ्रेश कैपिटल इंट्रोड्यूस मींस एडिशनल कैपिटल आपको गिवन है, ठीक है। एंड द क्वेश्चन इज आस्किंग टू कैलकुलेट प्रॉफिट, प्रॉफिट पूछ रहा है आपसे कितना होगा, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कैसे करेंगे देखो, एक सीक्वेंस पकड़ लो, चाहे ओपनिंग से क्लोजिंग की तरफ जाओ या क्लोजिंग से ओपनिंग की तरफ जाओ, ठीक है। तो हम ओपनिंग से क्लोजिंग की तरफ जाते हैं, दैट विल बी इजी फॉर अस, ठीक है। सिंपल ओपनिंग कैपिटल है, इसमें हम लोग क्या करेंगे बताओ, एडिशनल कैपिटल को ऐड करेंगे, ठीक। प्रॉफिट्स होंगे तो उसको भी ऐड करेंगे, ठीक। लॉस होगा तो उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, फाइन। और ड्राइंग होगी तो अगेन उसको भी सब्ट्रैक्ट करेंगे, और हमारे पास क्या मिल जाएगा हमें फाइनल आंसर, दैट इज क्लोजिंग कैपिटल। तो अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन के पास इंफॉर्मेशन क्या क्या है, ठीक है। देखो तो हमारे पास ओपनिंग कैपिटल गिवन है, दैट इज 45,000, ठीक है। एडिशनल कैपिटल दैट इज फ्रेश कैपिटल इंट्रोड्यूस 5,000 है हमारे पास, ये ऐड होगा तो इट विल बिकम 50,000, है ना। और ड्राइंग हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, यू नो वेरी वेल, 10,000, तो आंसर आ गया हमारा 40,000। और बल्कि उसने हमें क्लोजिंग कैपिटल कितनी दे रखी है भाई, 75,000, है ना। तो प्रॉफिट कितना हमारा ऐड हो रहा होगा बताओ, 35,000, सिंपल, ये हमारा प्रॉफिट हो गया, ठीक है। अगर यही क्लोजिंग कैपिटल कम हो रही होती तो आप यहाँ पर लॉस कंसिडर करते, ठीक है। तो प्रॉफिट हमारा कितना हो गया 35,000, दैट इज ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर, क्लियर, अंडरस्टूड। चलिए
नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ऐसा बोल रहा है, कौन सा स्टेटमेंट्स करेक्ट है इसमें से। एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इज अ फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है। फिर बोल रहा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज प्रिपेयर्ड फॉर एसरटेनिंग फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द फर्म। फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द फर्म P&L से पता लगती है, ना ना ना, गलत। गुडविल इज अ वेस्टिंग एसेट, ना तो गुडविल कौन सी एसेट होती है भाई, इंटेंजिबल एसेट होती है, नहीं, ठीक है, तो ये तो गलत हो गया। बैलेंस शीट इज प्रिपेयर्ड फॉर एसरटेनिंग फाइनेंशियल पोजीशन, बिल्कुल सही बात है, ठीक है, क्लियर। तो दोनों स्टेटमेंट्स हमारे करेक्ट हैं, दैट इज ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। फाइन, मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, अगेन एक पीवाईक्यू है सिंपल सा। डेप्रिसिएशन हम किस पर लगाते हैं बताओ। डेप्रिसिएशन हम लगाते हैं भाई फिक्स्ड एसेट्स पर, है ना, ठीक है। और इंटेंजिबल एसेट्स पर हम क्या लगाते हैं बताओ, क्या करते हैं इनको, अमोर्टाइज्ड, तो इस पे लगाते हैं अमोर्टाइजेशन, इनकी वैल्यू अमोर्टाइज्ड होती है, डिक्रीज होती है, तो फाइन, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 17, अगेन एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है। विद रिस्पेक्ट टू द बिल ऑफ एक्सचेंज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट इसमें से इनकरेक्ट है ये आपको बताना है, ठीक है। पे बोल रखा है, ही इज द पर्सन टू हुम द अमाउंट ऑफ बिल इज पेएबल, बिल्कुल सिंपल सी बात है, बहुत इजी है, सही है, ठीक है। ड्रॉवर, he is a person who draws the bill, typically he is the seller or a creditor, बिल्कुल सही, ये बिल बनाता है, ठीक है, और फिर सामने वाले से एक्सेप्ट करवाता है, ठीक है। ड्रॉई is the person on whom the bill is drawn, ठीक है। एंडोर्सर is the person in whose favor the bill is endorsed by the drawer, no 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 no, ये तो एंडोर्सी होना चाहिए था यहाँ पर, है ना, ये तो गड़बड़ हो गया। So this option is wrong. So option C will be the correct answer as per the question, because the question is asking which of the following options is incorrect. Fine, ठीक है। नेक्स्ट, वीडियो पॉज करके देखते रहो, आप लोग बताते रहो, आंसर्स मैच करते रहो, एक्सप्लेनेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है तो यू कैन स्किप, ठीक है, आप आगे आगे बढ़ सकते हो। पीवाईक्यू 2019 का है, कॉस्ट आपको दे रखी है एसेट की 60,000 और स्क्रैप वैल्यू 10 साल बाद 25% रही है, ठीक है। तो 60,000 में से 25% अगर मैं 60,000 का माइनस कर दूं तो दैट विल बी 60,000 माइनस कितना, 15,000, है ना, इसे सॉल्व कर सकते हो आप। फिर देन आपका कितना बचा, 45,000, तो 45,000 वैल्यू हमारी डिक्लाइन हो रही है ओवर द 10 ईयर्स, ठीक है, क्लियर। तो हमें बताना है रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, तो 45,000 डेप्रिसिएशन है 10 ईयर्स में और एक साल का डेप्रिसिएशन आया हमारा 4,500, है ना, ठीक है। तो 4,500 एक साल का डेप्रिसिएशन है, इस पर 60,000 पर कितना परसेंटेज होगा ये निकालना है, तो इंटू 100 कर देंगे, 2 zeros 2 zeros 4 zeros कट, 6 और 45 को जब आप रिड्यूस करोगे तो 6 7 42.5, 7.5%, दैट इज ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। अंडरस्टूड, ठीक है बेटा, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें। ऑन जून 5 2014 एक्स draws a bill at 3 months on Y for rupees 5,000 against the sale of goods. Y ने बिल को एक्सेप्ट कर लिया, इन द बुक्स ऑफ X द एंट्री विल बी क्या होगी। सिंपल सा क्वेश्चन है, वो बिल की एंट्री पूछ रहा है, तो सबसे पहले जब सेल होती है, ठीक है, तो हम एंट्री क्या करते हैं, जैसे X ने बिल बनाया है, Y को दिया है, तो X ने सेल करी होगी Y को गुड्स की, ठीक है, तो एंट्री क्या बनेगी, Y अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, है ना, क्लियर। और जब बिल एक्सेप्ट हो जाता है, बिल से रिलेटेड हम एंट्री की बात करते हैं, तो वो क्या बनेगी बताओ, हम वाई से बिल ले लेंगे तो हमारे लिए एक एसेट बन गई, तो बी आर अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू वाइज अकाउंट, सिंपल, ठीक है। तो एंट्री क्या बनेगी, ऑप्शन नंबर डी, दैट इज बी आर टू वाई, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक, व्हाट द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग, अगेन एक पीवाईक्यू है, 2019 का पीवाईक्यू है ये भी, आई थिंक, है ना। इफ सेल्स आर 3 लाख, ग्रॉस प्रॉफिट इज 1/3 ऑन कॉस्ट। इसमें ना ये लाइन को थोड़ा सा ध्यान रखना है, इसके लिए मैं एक शॉर्ट ट्रिक भी बता दूंगा आपको। ग्रॉस प्रॉफिट इज 1/3 ऑन कॉस्ट, जब भी ऐसा गिवन हो ना, ग्रॉस प्रॉफिट इज 1/3 ऑफ कॉस्ट, तो आप ऐसा मान सकते हो कि ग्रॉस प्रॉफिट विल बी 1/4 ऑन सेल्स, सीधा सीधा, ठीक है, क्लियर। परचेजेस आर 250,
क्लोजिंग स्टॉक आपको दे रखा है 50,000, यू हैव टू कैलकुलेट ओपनिंग स्टॉक आपको कैलकुलेट करना है। फाइन, ठीक है। तो अब मैंने आपको बताया कि जब ऐसा गिवन है ग्रॉस प्रॉफिट इज 1/3 ऑन कॉस्ट तो 1/4 ऑन सेल्स हो गया, ठीक है। तो 1/4 ऑन सेल्स इक्वल्स टू ग्रॉस प्रॉफिट, ऐसा लिख सकता हूं। फाइन, तो सेल्स हमें कितना गिवन है 3 लाख और यहां से हमें ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा दैट विल बी कितना 75,000, ठीक है। नाउ यू नो वेरी वेल सेल्स जो है वो दो चीजों का टोटल होता है, क्या, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस प्रॉफिट। फाइन, ठीक है। यहां पर हम ऐसी फॉर्मूला बना लेते हैं इसको, सेल्स इक्वल्स टू COGS प्लस ग्रॉस प्रॉफिट, है ना, ठीक है। अब हमारे पास सेल्स है कितना 3 लाख, ठीक है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमें नहीं पता, प्लस ग्रॉस प्रॉफिट हमारे पास है दैट इज 75। यहां से हमारा COGS आ जाएगा दैट विल बी 2,25,000। अब बस यहीं से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। सर कैसे? COGS इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या होता है आपको पता है, दैट इज ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, है ना। और COGS आपके पास आ ही चुका है 225। ओपनिंग स्टॉक हमें पता नहीं है, वही हमें कैलकुलेट करना है, प्लस परचेजेस हमारे पास है गिवन क्वेश्चन में 2,50,000 माइनस क्लोजिंग स्टॉक भी हमारे पास है गिवन दैट इज 50,000, है ना। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे यू विल गेट 2,50,000 में से 50 गया 2 लाख, इसको उठा के उधर माइनस कर देते हैं तो ओपनिंग स्टॉक विल बी 25,000 फाइनल आंसर। सो दैट इज ऑप्शन नंबर ए आपका जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अंडरस्टूड, ठीक है बेटा, क्लियर हो गया आप लोगों को? ओके, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 20 हमारा यहाँ पर क्लियर होता है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू द क्वेश्चन नंबर 21, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 अगेन एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है, ठीक है। क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू अबाउट प्रोमिजरी नोट। प्रोमिजरी नोट से रिलेटेड ये स्टेटमेंट कौन सा ट्रू है इनमें से, ऐसा बोल रहा है। अ प्रोमिजरी नोट कैन नॉट बी मेड पेएबल टू द मेकर हिमसेल्फ, ठीक है। प्रोमिजरी नोट इज अ कंडीशनल ऑर्डर, कंडीशनल ऑर्डर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स कभी भी कंडीशनल ऑर्डर नहीं होते। फाइन, प्रोमिसरी नोट डज नॉट रिक्वायर स्टैंपिंग, अरे स्टैंपिंग चाहिए एज पर द इंडियन स्टैंप एक्ट, ओके। प्रोमिसरी नोट कैन नॉट बी डिस, वाह ये क्या बात हो गई भाई, ये तो गलत ही हो गया पूरा, ठीक है। तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। फाइन, 22 क्वेश्चन पीवाईक्यू है 2019 का, 25% कॉस्ट पे है तो प्रॉफिट ऑन सेल्स विल बी कितना होगा बताओ। 25% कॉस्ट पे है तो प्रॉफिट ऑन सेल्स विल बी 20%। सर कैसे आया देखो, हाँ इससे समझ लेते हैं। हमें यहाँ पर क्या गिवन है, मैंने आपको बताया था कि सेल्स जो है दो चीजों का समेशन होता है दैट इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस प्रॉफिट। फाइन, अब क्वेश्चन बोल रहा है जो प्रॉफिट है वो 25% है किस पर, कॉस्ट पर। तो मान लेते हैं कॉस्ट 100 है तो सर प्रॉफिट 25 होगा, यस और नो बताओ। इस लाइन से सिर्फ प्रॉफिट 25% ऑन कॉस्ट, है ना। तो टोटल सेल्स यहाँ पे अकॉर्डिंगली फिर कितनी हो गई 125 हो गई। अब हमसे क्या पूछ रहा है, प्रॉफिट ऑन सेल्स कितना होगा। सिंपल बता देते हैं भाई, प्रॉफिट कितना है 25 है और सेल्स कितनी है 125 है। परसेंटेज कैलकुलेट करना है तो इंटू 100 कर लो, 25 5 जा 125, 5 2 जा 10 0, 20% आंसर, ठीक है। चलो मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 23। अगेन एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है, ठीक है। ओपनिंग बैलेंस आपको दे रखा है प्राइस फंड का 6,400, ओके। डोनेशंस आए आपके पास तो आप ऐड करोगे दैट इज 4,300, 3,500 आपने प्राइजेस वगैरह में खर्च कर दिए, ठीक है। आपने कंपटीशन ऑर्गेनाइज करा और 3,500 खर्च हो गए। 400 आपने रिसीव करा एज इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ऑफ प्राइस फंड, तो दिस विल बी आल्सो अ पार्ट ऑफ प्राइस फंड ओनली। फाइन, तो आप इस सबको जब कैलकुलेट करोगे तो यू विल गेट द फाइनल आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर डी 7,600। So now moving forward to the next question that is question number 24। अगेन एक PYQ बेस्ड क्वेश्चन है, 2019 में पूछा गया था एग्जामिनर के थ्रू। बट द क्वेश्चन इज आस्किंग कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपको दे रखा है 120 और ग्रॉस लॉस दे रखा है 1/4, ठीक है, ऑफ सेल्स। अगेन यहाँ पर ना मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ, शॉर्ट ट्रिक। ग्रॉस लॉस जब हमें ऐसी सिचुएशन दे रखी है, ग्रॉस लॉस दे रखा है हमें 1/4 ऑफ सेल्स, तो आप इसमें सिंपली 1 ऐड कर लेना नीचे से, ठीक है। तो आपको मिल जाएगा 1/5 ऑफ कॉस्ट, 1/5 ऑन कॉस्ट,
ठीक है, ग्रॉस लॉस इज 1/5 ऑन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है, क्लियर। अब आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, आप 1/5 सीधा सीधा निकाल लेंगे, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ ग्रॉस लॉस दैट इज 24,000, ठीक है। अब आपके पास ग्रॉस लॉस आ गया 24,000, यू नो वेरी वेल सेल्स जो है वो समेशन होता है किसका, कॉस्ट प्लस ग्रॉस प्रॉफिट का। अब यहाँ पर प्रॉफिट तो है नहीं, लॉस है, तो नेगेटिव हो गया बेसिकली, तो यू कैन से COGS माइनस ग्रॉस लॉस इक्वल्स टू सेल्स, ठीक है। COGS हमारे पास कितना है 120, उसमें से आप 24,000 माइनस कर देंगे तो आपके पास सेल्स की वैल्यू आ जाएगी दैट इज 96,000, गॉट इट। तो आपका डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर, समझ गए, ठीक है, होप सो क्लियर होगा। नाउ अगेन एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25 रिलेटेड टू द डेप्रिसिएशन टॉपिक, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द WDV method of depreciation is suitable for an asset that depreciates more in the initial years of its life and less in subsequent years। मतलब स्टार्टिंग में ही ज्यादा वैल्यू इसकी गिर जाती है as soon as we start using it, और फिर बाद में धीरे धीरे गिरती रहती है, मतलब मेजर डिक्लाइन जो है वो हमें स्टार्टिंग में देखने को मिल जाता है, फाइन। सेकंड बोल रहा है डेप्रिसिएशन इज द रिजल्ट ऑफ फ्लक्चुएशंस इन द मार्केट वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, नो, बहुत सारे रीजंस होते हैं, नॉर्मल वियर एंड टियर, टेक्नोलॉजिकल ऑब्सोलेसेंस एटसेट्रा। If the company have not used the machine particular year, have not होगा सॉरी यहाँ पर, if the company have not used the machine in the particular year then depreciation need to be charged है, अभी कुछ नहीं है, depreciation is charged क्योंकि जब तक यूज में नहीं आएगी, नॉर्मल यूज में नहीं आएगी, आप कैसे depreciation लगा लोगे। depreciation is charged on land because its useful life, लैंड पर कभी भी depreciation नहीं लगता, ध्यान रखोगे इसको, लैंड पे कभी भी डेप्रिसिएशन नहीं लगता, लैंड पे हम एप्रिसिएशन लगाते हैं, लैंड की वैल्यू को इंक्रीज करते हैं, ओके, ठीक है। हाँ, लैंड एंड बिल्डिंग साथ में हो तो लगता है, बिकॉज बिल्डिंग की वैल्यू डिक्लाइन होती है ओवर द ईयर, ठीक है, बिल्डिंग हो गया, प्लांट हो गया, मशीनरी हो गया, एटसेट्रा, फाइन। तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर, दैट इज रिटन डाउन वैल्यू मेथड हम तब अडॉप्ट करते हैं यूजुअली जब हमें लगे कि भाई हमारी जो मशीन की वैल्यू है वो स्टार्टिंग के ईयर्स में ज्यादा डिक्लाइन होगी एज कंपेयर टू फर्दर ईयर्स, फाइन। सो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। होप सो आपको समझ में आया होगा, आपकी प्रैक्टिस हुई होगी इससे अच्छे से। ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक करना वीडियो को, कमेंट योर व्यूज एंड सब्सक्राइब द चैनल इफ यू आर नॉट सब्सक्राइब्ड येट, ठीक है, थैंक यू।